नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र। खबर भोपाल से है। बड़ी खबर है, नर्मदा पाइपलाइन फूटी है। गायत्री मंदिर के पास नर्मदा पाइपलाइन फूटी है। पाइपलाइन 20 फीट ऊंचाई तक पानी का फव्वारा निकल रहा है। सुधार कार्य में निगम का अमला जुटा हुआ है और ये तस्वीरें भी जरा देखिए। निगम का अमला जुटा हुआ है। गायत्री मंदिर के पास पाइपलाइन फूटी है। 20 फीट ऊंचाई तक पानी का फव्वारा निकल रहा है। सुधार कार्य में निगम का अमला जुटा हुआ है। शकील व्यवहार इस वक्त हमारे साथ है। शकील, जरा ये बताइए कि अभी स्थिति क्या है? क्या अभी भी फव्वारे जैसी स्थिति है? देखिए, देखा जाए तो अभी भी फुब्बारा जो है वो लगातार जो जारी है, क्योंकि फिलहाल नगर निगम की टीम पहुंची हुई है और इसका प्रेशर कम किया जाएगा। और प्रेशर जो है वो कोलार पंप हाउस की ओर से आ रहा है। नर्मदा ये पाइपलाइन है, जब प्रेशर कम होगा उसके बाद जो है वो सुधार कार्य किया जा सकेगा, क्योंकि कई गैलन जो पानी है वो एक साथ फोर्स से यहाँ से निकलता है। और टीम जो है वो फिलहाल मौके पर है। इस बात को देखा जा रहा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने के चलते, क्योंकि 20 फीट का जो फुब्बारा है वो प्रेशर के कारण इतना ज्यादा हवा में है, तो किसी प्रकार की विस्फोटक की स्थिति भी ना बने। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब पाइपलाइन फूटती है तो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का भय बना रहता है, क्योंकि उस जगह पर जो पाइपलाइन के आसपास का जो क्षेत्र रहता है उस पर कम दबाव, अधिक दबाव पड़ता है और इसके चलते फटने के आसार ज्यादा होते हैं। और इसी को देखते हुए काफी सावधानी से नगर निगम का अमला यहाँ पर लगा हुआ है। प्रेशर कम करने की प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि इसका खामियाजा यह होगा कि कल शहर के लगभग 20% इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो सकेगा, क्योंकि लगातार पानी बह रहा है। इसलिए फिलहाल जो प्रेशर है उसे कम किया गया है। सप्लाई बंद की जाएगी। लगभग इस पूरे काम में 2 से 3 घंटे लगेंगे और इसके बाद 2 से 3 घंटे और लगेंगे। बहुत शुक्रिया शकील इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, चूंकि रायपुर से एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के 6 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जैसे भुवनेश यादव को सचिव बनाया गया है वाणिज्य और उद्योग विभाग का। एसएन राठौर को संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जनक पाठक को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। गौरव सिंह को प्रभारी बनाया गया है और हिमशिखर गुप्ता को बनाया गया है विशेष सचिव योजना आर्थिक और संख्या की। भोपाल से बड़ी खबर है। विधायक के भतीजे के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। फरार आरोपी सोनाली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिला कोर्ट ने आरोपी सोनाली की याचिका को खारिज किया है। अपने साथी के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रही थी सोनाली। ठेकेदार से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। खजूरी थाना पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। ठेकेदार से 1 करोड़ मांगे थे। हनी ट्रैप के आरोपी की जमानत खारिज हो गई है। जिला कोर्ट ने आरोपी सोनाली की याचिका खारिज की है। विधायक के भतीजे के साथ हनी ट्रैप का मामला था। फरार आरोपी सोनाली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। विधायक के भतीजे को ब्लैकमेल कर रही थी सोनाली। सतेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अग्रिम जमानत लेना चाह रही थी लेकिन जमानत खारिज हो गई। सतेंद्र, देखिए राहुल, ये राजधानी का जो भी इससे पहले जो हनी ट्रैप मामला सामने आया था उसके बाद से दूसरा हनी ट्रैप का मामला सामने आया और ये चर्चित मामला है, क्योंकि जिस तरह से ये सोनाली और इसकी जो पार्टनर या सहेली कह सकते हैं आरती और एक अन्य युवक, तीनों ही अभी तक इस पूरे मामले में फरार है। 19 तारीख की ये घटना थी। इन जो सोनाली जो मुख्य आरोपी है, इसने जो बीजेपी विधायक है उनके ठेकेदार भतीजे को अपनी गिरफ्त में लिया और ले जाके एक होटल में पार्टी के बाद इसने वो जो ठेकेदार था उससे 1 करोड़ रुपए ब्लैकमेल के तौर पे 1 करोड़ रुपए मांगे।
हालांकि जब उसको होश आया तो उसने थाने में शिकायत की और थाने में शिकायत के बाद इसमें इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस को भनक नहीं लगी और ये आज जमानत के लिए जिला कोर्ट पहुंची थी, जहां पर इसने जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दूसरा बिंदु देखा जा रहा है कि ये जो सोनाली नाम की जो महिला है, या जो उसको हनी ट्रैप गर्ल कह सकते हैं, ये हनी ट्रैप गर्ल के इसके कई आईपीएस अधिकारियों से संबंध रहे हैं और आज भी ये किसी रिटायर्ड आईपीएस की गाड़ी से कोर्ट पहुंची थी। वहां से जमानत जब नहीं मिली तो वहीं से उसी गाड़ी से वापस रवाना हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो थाना पुलिस है, खरीदी थाना पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं चूक कर कदम रख रही है, चूंकि इसके आईपीएस अधिकारियों से संबंध है। दूसरे जो रिटायर्ड डीजी स्तर के अधिकारी थे उनसे उसके संबंध किसी से हो, पुलिस के आला अधिकारी से हो, डीआईजी से हो, आईजी से हो, डीजीपी से है, अगर गलत कार्य है तो सभी जेल की सलाखों के पीछे ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सत्येंद्र। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से खबर है, मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। ट्रक में सवार 5 लोग जख्मी हो गए, 2 की हालत गंभीर है। शादी से टेंट का सामान लेकर आ रहे थे मजदूर। घायलों को पाटन स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। पाटन थाना क्षेत्र की यह घटना है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीतों को सफलतापूर्वक छोड़ने के करीब 3 महीने बाद अब वन मंत्री विजय शाह के अफ्रीका दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। और क्यों उठ रहे हैं ये जानना आप सबको जरूरी है। चीतों को छोड़ने से पहले अगस्त में वन मंत्री विजय शाह के साथ वन बल प्रमुख आरके गुप्ता और एपीसीसीएफ वन्य प्राणी सुब्रंजन सेन ने तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। अध्ययन दौरे के प्रस्ताव में अप्रैल में इसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए आकी गई थी कि 15 लाख में आपको काम करना है, लेकिन यात्रा पर कुल खर्च कितने हुए? 35 लाख रुपए। 15 दुने कितने होते हैं दर्शक भी बताएं मेरे? 30 होते हैं ना। खर्च कितने हुए? 2 गुने से ज्यादा, 35 लाख रुपए, जिसमें 31,71,500 रुपए हवाई टिकट के, आवास और स्थानीय यात्राओं पर खर्च किए गए। यानी वहां पर ये समझने गए थे, जानने गए थे कि जो चीते लाए जाएंगे वो हमारे भारत में सही से कैसे रहेंगे, किस तरह का उन्हें वातावरण दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब लोग पूरी बटालियन लेके चले गए थे कि चलिए इसी बहाने घूमा जाए तंजानिया और साउथ अफ्रीका। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के बाद एक्टिविस्ट और वन्य जीव विशेषज्ञ अजय दुबे ने टूर पर सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि अध्ययन रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? आरोप लगाया कि दौरा संदिग्ध है, क्योंकि चीतों का स्थानांतरण CSR के तहत इंडियन ऑयल फंड के साथ केंद्र प्रायोजित परियोजना थी और निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही थी। ऐसे में अफ्रीका का टूर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ था। यानी जो सबसे बड़ी अदालत कह रही है और निगरानी कर रही है, वहां भी आप ढूंढ ले रहे हैं कि कैसे ज्यादा पैसे खर्चा किए जाए। मध्य प्रदेश के वन मंत्री और टॉप ऑफिसर्स तंजानिया और साउथ अफ्रीका गए थे। हमारी आपत्ति यह है कि पहले ये यात्रा अप्रैल में 15 लाख की थी और अगस्त में ये करीब 33 लाख की हो गई। यह एक घोटाला है। चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार का है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी और मंत्री वहां करने क्या गए थे? क्योंकि तंजानिया से चीता आना नहीं और साउथ अफ्रीका आपको चीते दे नहीं रहा, तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस घोटाले की जाँच की मांग करी। ऑडिट जनरल ने बजट से पहले मध्य प्रदेश सरकार को बार बार होने वाली वित्तीय गड़बड़ी के बारे में आगाह किया और साल 2022-23 में हुई वित्तीय गड़बड़ी को लेकर 17 पेज की रिपोर्ट भी भेजी। एजी की रिपोर्ट में बताया गया कि बजट में जिस मद के लिए फंड आया उसकी जगह दूसरे कार्यों में खर्च कर दिए गए। पिछले दिनों भी वित्तीय विभाग ने यानी वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जिसमें केंद्र के फंड को बिना अनुमति खर्च करने का जिक्र था।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम का आउटसोर्स भर्ती घोटाले की जांच धीरे धीरे दफन होती जा रही, क्योंकि मेयर की अध्यक्षता वाली कमेटी 2 महीने में अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। नेता प्रतिपक्ष ने इस घोटाले की जांच EOW से कराने की मांग की है। नगर निगम प्रशासक के समय हुए आउटसोर्स घोटाले का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने जांच कमेटी को भंग करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर EOW से जांच की मांग भी की है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। आउटसोर्स घोटाले में बहुत ज्यादा अनियमितताएं हुई हैं और वो प्रशासक के टाइम का मामला है जब परिषद चलन में नहीं थी, तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं। तो उसके लिए हमने ये बोल दिया है कि उस घोटाले की जांच चल रही है, EOWS से भी जांच कराई जाए। मैंने पत्र भी दिया है। वहीं मेयर की अध्यक्षता वाली कमेटी का दावा है कि कमेटी को 1374 कर्मचारियों में से सिर्फ 250 कर्मचारियों की दस्तावेज निगम ने उपलब्ध कराए हैं। इनमें से सिर्फ 158 लोगों की ही मंजूरी आयुक्त द्वारा पाई गई। बाकी 31 कर्मचारियों के वर्क ऑर्डर तो किए गए हैं, लेकिन आयुक्त की मंजूरी नहीं है। 61 कर्मचारियों को राज्य सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी की ओर से अपने स्तर पर बदला गया है, लेकिन जांच कमेटी इसके लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। अध्ययन चल रहा है, कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन अपन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि जिसकी मर्जी चली, अपर आयुक्त हो चाहे उपायुक्त हो, यहाँ तक कि एजेंसी द्वारा भी कुछ कर्मचारी रखे गए हैं, ऐसा निकल के आ रहा है। और आने वाले समय में कुछ ही दिन में बैठक होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा सबको अवगत कराया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में की गई गड़बड़ी को लेकर निगम के जिम्मेदार भले ही पल्ला झाड़े, लेकिन अब कर्मचारी संघ ने भी इस मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने की मांग की है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को नोटिस देने के बाद हड़कंप मचा है। नोटिस मिलने के बाद करीब 500 से ज्यादा परिवार जिला वन अधिकारी के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वन विभाग के दफ्तर पहुंचे और लोगों को पुराने मकान न तोड़ने का आश्वासन दिया। ग्वालियर वन विभाग ने शहर के बड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। करीब 500 से ज्यादा मकानों को हटाने के लिए बेदखली नोटिस जारी की है, जिसके बाद लोगों ने वन अधिकारी दफ्तर का घेराव किया। इसकी खबर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तक पहुंची, तो वो भी DFO दफ्तर पहुंच गए और अधिकारी से बंद कमरे में बातचीत की। इसके बाद घेराव कर रहे लोगों को मंत्री ने आश्वासन दिया कि पुराने मकान नहीं तोड़े जाएंगे। वन विभाग जमीन को चिन्हित करेगा, लेकिन अब नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जिस पर लोगों ने सहमति जताई। बड़ा गांव के लोग हैं, बिल्कुल स्पष्ट तय है कि जो मकान पुराने बने हुए हैं उन मकानों को हमारी सरकार की बड़ी साफ मंशा है, नहीं उजाड़ा जाएगा। जो वन विभाग की सीमा रेखा है उसमें अगर कोई नया निर्माण करेगा तो उसके बारे में कोई सिफारिश नहीं की जाएगी। मामले में वन विभाग का कहना है कि नए अवैध मकान फौरन तोड़े जाएंगे, वहीं पुराने मकानों के दस्तावेज जांचने के बाद कार्रवाई होगी। जिनके नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं तो वो तो इलीगल है, उनको तो तत्काल जो है उसको तोड़ा जाएगा। और जो भी है उसमें पहले से उनके कागज वगैरह देखे जाएंगे, अगर वो पहले से अगर पात्रता में है तो फिर उसको नियम के अनुसार कार्रवाई करेगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो मकान पुराने बने उनको सरकार धारणा अधिकार के तहत पट्टा देने का काम करेगी। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। रायपुर के टाटी बांध चौक में हादसे और ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। यहां फ्लाईओवर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मंजूरी के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2.5 साल पहले वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू किया, जो अब पूर्णता की ओर है। पिछली बरसात में हमने दिखाया था कि कैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कलेक्टर और सांसद ने दावा किया था कि जल्द ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अब अगले साल फरवरी में फ्लाईओवर को शुरू करने की बात कही जा रही है। राजधानी रायपुर के टाटीबंध चौक के भारी सफर से जल्द ही लोगों को छुटकारा मिल सकता है। ये 2 नेशनल हाईवे का जंक्शन है, साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जंक्शन है। लगातार हादसे के बीच यहाँ पर एलिवेटेड इंटरचेंज का प्लान बनाया गया। राजधानी के खतरनाक टाटीबंध चौक पर आखिरकार फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता तो खुल गया, लेकिन इसका काम काफी धीरे चला, जिसके कारण इसमें काफी देरी हो गई। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि इस एलिवेटेड इंटरचेंज का काम फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। टाटीबंध चौक एक बहुत ही ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू एक महत्वपूर्ण चौक है और इसकी प्रगति काफी धीमी थी। अनुमान यह है कि जनवरी अंत तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक हम लोग
फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रैफिक चालू करेंगे। भूल भुलैया वाले इस चौक पर लगातार हो रहे हादसे को देखते हुए IBC 24 ने लगातार खबर दिखाई, जिसके बाद अब लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से इसमें एलिवेटेड इंटरचेंज का प्रस्ताव बनाया गया, जिसके चलते पूरे चौक को तोड़ा गया। चारों तरफ से ट्रैफिक दबाव के कारण सर्विस लेन भी छोटी पड़ने लगी है और जाम की स्थिति बनी रहती है। अब तक इस चौराहे पर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हैवी व्हीकल्स के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का काम पूरा हो। कितनी जल्दी काम होना चाहिए इसका? अरे 3 महीना हो जाए भैया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। हम लोग तो रोजे आना है, भिलाई लॉकडाउन रोजे करना है। तो यही करना है कि जाम जुम न लगे, हम लोग को आराम मिले, पर नहीं होने वाला है। 2 महीने में नहीं हो पाएगा जी। बहुत परेशानी होती है सर, बहुत जाम रहता है, ट्रैफिक होना चाहिए जल्दी काम। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर में प्रवेश के लिए ये चौक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चौक राज्य के 2 बड़े शहर रायपुर और दुर्ग को जोड़ता है, जो न सिर्फ राजनीति का केंद्र है बल्कि व्यावसायिक रूप से भी काफी मजबूत है। रोजाना इन दोनों शहरों के बीच 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का आना जाना सड़क मार्ग से होता है। नेशनल हाईवे होने के कारण ट्रकों की गिनती करना संभव नहीं है। कभी इस चौक को पार करने में महज 2 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब इसके लिए कई बार 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट पर लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहने वाले रायपुर सांसद सुनील सोनी भी दावा कर रहे हैं कि काम में बहुत देरी हो गई है, लेकिन अब जल्द ही लोगों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा हमेशा के लिए मिलने वाला है। मेरी रायपुर कलेक्टर से भी बात हुई थी, उन्होंने वहाँ पे स्पॉट पर जाकर जो उनके व्यवधान थे उसको दूर कर दिया, ऐसा मुझको भी उन्होंने सूचना दिया है। और नए साल के अगले वर्ष में हम उसका लोकार्पण कर देंगे और जनता को उसकी सुविधा मिलना चालू हो जाएगी। नया फ्लाईओवर बनने से टाटीबंध चौक से सरोना भिलाई तरफ से वाहन ब्रिज के 14 फीट चौड़े स्पान से होकर गुजरेंगे। वहीं इतना ही नहीं, चौड़ाई का दूसरा स्पान चौक से नई ट्रांसपोर्ट रोड की तरफ मुड़ेगा। रायपुर के इस टाटीबंध चौक को लेकर पहले भी कई प्लान बनाए गए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वे सब फ्लॉप हो गए। अब देखना होगा कि ये नया एलिवेटेड इंटरचेंज लोगों की समस्या को कितना दूर कर पाता है। फ्लाईओवर के काम को फरवरी तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद काम में तेजी ला दी गई है। अब देखना है कि सांसद से लेकर कलेक्टर के निर्देश के बाद ये काम कितनी जल्दी पूरा होता है और ट्रैफिक के दबाव से रायपुर के लोगों को कितनी जल्दी मुक्ति मिलती है। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। दुर्ग में वक्फ बोर्ड की जमीन पर दावा किए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट होने का मामला तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठन नाराज है। संगठन का कहना है कि दुर्ग शहर के वार्ड 55 पुल गांव में 10 साल पहले मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए दी गई जमीन थी। इसका विरोध करते हुए बजरंग दल ने आज जन आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि जमीन के आसपास स्कूल, मंदिर है, इस वजह से शहरी इलाके में कब्रिस्तान के लिए भूमि अलॉट न करने की अपील शासन से भी की गई है। 1 एकड़ कुछ डिसमिल और कब्रिस्तान पर होए मेन हाईवे रोड में पुलगांव बस्ती में जिया एको जन समाज के आदमी नहीं रहे, ओकर बाद भी कब्रिस्तान बनना। पुलगांव आज 15 साल से अपन पर मुक्ति धाम के मांग करे थे, वो मुक्ति धाम नहीं मिली, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान बनना ये सरासर अनुचित है। हमार मन से 15-20 साल से हमारे मांग करत हन एक मुक्ति धाम के लिए, हाँ, और विशेष समुदाय ला आज ओला अलॉटमेंट कर दे है जमीन के और वहाँ कब्रिस्तान बना थे, तो हम बनाए नहीं देन। हम अगर 15 साल से मांगा था ये मुद्दा उठा के हम लोग मुक्ति धाम दे बोल के, तो आज हमारे मन से भेदभाव काबर करे थे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जहां काम पूरा होने के बाद अब टेंडर निकाला जा रहा है। टेंडर फॉर्म मांगने पर ठेकेदारों को वापस लौटा दिया जा रहा है। असल में जिले में लोक निर्माण विभाग ने 4 दिन पहले अखबार में निविदा का प्रकाशन कराया, जिसमें करीब 78 लाख की लागत से 7 कामों का जिक्र है। इनमें से कई काम ऐसे हैं जिनको जुलाई महीने में जिले में VIP के आने के लिए बिना टेंडर के मनमाने तरीके से करा लिया गया था। अब केवल फॉर्मेलिटी के लिए 4 महीने बाद टेंडर निकाला जा रहा है। श्रेणी का निविदा देने की प्रक्रिया से हम जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्च करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया है D क्लास में, E क्लास में और A, B, C, D में। तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। उससे हमारे लिए लगभग पिछले 1 साल हो गए PWD पेंड्रा में एक भी टेंडर A, B, C, D क्लास के लिए नहीं निकाला गया है कि जिनको हम लोगों को, जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सके।
भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। मुख्यमंत्री और 3 मंत्रियों के गृह जिले दुर्ग में प्रदर्शन किया जाएगा। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में भाजपा प्रधान आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों के साथ पहले पंचायत स्तर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। इसके बाद मंडल और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। फिर संभाग में सरकार के खिलाफ रैली निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में भाजपा प्रदर्शन करेगी। राशि उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लगभग 7,81,999 आवास जो स्वीकृत थे, जिसके पैसे वापस चले गए। आज भी 3-3 चिट्ठी केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं कि ये पैसा आप जमा करिए, हम इतना पैसा जारी कर देते हैं, जिससे लगभग 8 लाख परिवार अर्थात लगभग 40-50 लाख लोगों को एक राहत मिलेगी मकान की। लेकिन ये नहीं हुआ। लगातार मांग करने के बाद इसके लिए आज हमने जनता की आवाज बनकर उन गरीबों को आवास मिले, इसके लिए एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई। बिलासपुर में उन्होंने आंदोलन किया था, महतारी न्याय यात्रा। तो बिलासपुर में जो उनका आंदोलन था वो महिला अत्याचार पे था। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के बाद, भूपेश सरकार आने के बाद 62% महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है। रविशंकर विश्वविद्यालय में नियमों का पालन न करते हुए नियुक्त किए जाने के आरोप लग रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नियुक्ति को लेकर नए नियमों में संशोधन किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय ने इस बार भी पुराने नियमों को आधार मानकर नए शिक्षकों की नियुक्ति की है। नियुक्ति के लिए पुराने शिक्षकों ने भी फॉर्म भरा था, लेकिन उन्हें फॉर्म नहीं भरने की बात कही गई थी और इंटरव्यू से भी वंचित रखा गया था। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय की कुल सचिव ने कहा कि पुराने नियमों के अनुसार ही नियुक्ति की है। फिर से नियुक्ति का जब विज्ञापन आया तो फिर से भरना चाह रही थी। नए विभागाध्यक्ष जी के द्वारा बार बार मना किया जा रहा था कि नए लोग को लेना चाह रहे हैं। ये मंशा उनकी क्यों थी मैं नहीं जानती, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार मौखिक रूप से कहा जा रहा था और एक तरीके से बोलिए कि हमको, मुझे मना किया जा रहा है कि आप मत भरिए। फिर भी मैंने भरा, पता नहीं क्या कारण हुआ, ठीक से बता भी नहीं रहे, मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया। अतिथि शिक्षकों की गाइडलाइन है 100 नंबर पे ही है और हायर एजुकेशन का हमारा इंस्ट्रक्शन है और उसमें एक हाईकोर्ट का ये डिसीजन भी है कि यदि कोई पुराना अतिथि शिक्षक काम कर रहा है तो हम उन्हीं को नियुक्त करते हैं। हमारे पास तो अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी तो उसमें हम परीक्षण करवा लेंगे कि सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। रायगढ़ में किसान सम्मान निधि वाले किसानों की जांच में अपात्र किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जानकर हैरत होगी कि योजना के लिए पंजीकृत 2,35,000 किसानों में से अब तक 1,25,000 किसान अपात्र पाए गए हैं। 2020-21 में लगभग 2,35,000 किसानों ने पीएम निधि का लाभ लिया, परंतु जब उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियां हुई और उसमें जब जांच की गई तो लगभग 1,25,000 जो है वो अपात्र किसान पाए गए। और अगर उसकी और ज़्यादा गंभीरता से जांच की जाए तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा किसान निकलेंगे। हमारे यहाँ जितने किसान थे उनमें से लगभग 84% किसानों का KYC कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए जो 16 से 17% हैं उनमें से अधिकांश जो किसान हैं या तो अपात्र श्रेणी में है, नहीं मिल रहे हैं, इन कारण से उनका छूटा हुआ है। निर्देश दिया गया है कि इन किसानों को जो वेरिफिकेशन कर शीघ्र है इनका भी निराकरण कर लिया जाए ताकि 100% KYC कर लिया जाए। आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ के कई समाज अब उग्र हो गए हैं। दुर्ग में अनुसूचित जाति ने विरोध प्रदर्शन किया, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुसूचित जाति के प्रस्तावित आरक्षण 13% को सुधार कर 16% करने की मांग की गई है। विधेयक लाने वाला है विधानसभा सत्र में तो ओमे 13% कर दे, 16 लाख 3% हमारे कम कर दी। यही भूपेश बघेल के सरकार है जब चुनाव के टाइम है इस 2018 में तक कह रही से गंगा जल अपन हाथ में लेके कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग के 16% आरक्षण ला वापस दिलाऊं और वापस तो हमारा नहीं दी, उल्टा हमारे 3% ला और हमारे से वापस ले ली। कोरबा में रेल प्रबंधन की उदासीनता सामने आई है। जिले के अंतिम छोर पर स्थित गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से तो अभी तक एक भी यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया गया। इसी परेशानी को समझते हुए विकासनगर कुसमुंडा के व्यापारियों ने रेल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
SECL के गेवरा खदान में ड्यूटी के दौरान एक ठेका कंपनी के सुपरवाइजर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मजदूरों ने काम बंद कर परिजन के साथ मुआवजे की मांग के लिए प्रदर्शन किया। गेवरा खदान खुली खदान है। यहां कोयला निकालने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों से ठेका दिया जाता है। इसमें ठेका कंपनी KJSL खदान में माइनर से कोयला कटिंग का काम कर रही है। कंपनी में दीपिका क्षेत्र के निवासी बलराम यादव सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे, जो देर रात ड्यूटी करने खदान पर पहुंचे थे। ड्यूटी के दौरान एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मियों ने उन्हें SECL के NCH अस्पताल गेवरा पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। छिरमिरी नगर निगम की सामान्य सभा में आज जमकर हंगामा बरपा। निगम के वार्ड 16 की पार्षद ने अपने वार्ड में बने सामुदायिक भवन के नामकरण की जानकारी मांगी, जिस पर MIC मेंबर शिवांश जैन ने नगर निगम का पक्ष रखते हुए कहा कि बीजेपी को अगर आपत्ति है तो वो लिखित में दे। सामुदायिक भवन स्वीकृत हुई थी, वह सामुदायिक भवन आज तक निर्माणाधीन है। ऐसा करके बार बार अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा था। हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा यह शब्द उठाया गया कि हमारा वो सामुदायिक भवन आज तक क्यों नहीं बना। आप किसी का मतलब नामकरण कर सकते हैं। तो हमारे MIC के सदस्य ने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए कि किसी नाम मतलब किसी विशेष जाति धर्म के नाम का भवन नहीं होगा। इस बात को लेकर आपस में गहमा-गहमी होने लगी, लेकिन मेरे निवेदन से उन्होंने अपना स्थान को ग्रहण किया और पुनः समाज सभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने लगी। बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल में सुरक्षा निधि लिए जाने को लेकर प्रदेश भर में भाजपा ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर के चारों विधानसभा में पीड़ितों के साथ आधी अधिक बिजली बिल को लेकर सरकार और बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन करेगी। ऐसे 10 लोग हैं मेरे साथ, अभी बोलोगे तो मुझे। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उमंग सिंगार पर उनकी पत्नी ने दुष्कर्म, मारपीट, दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक कृत्य जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसे में अब उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही। पिछले दिनों जय संगठन और बीजेपी ने उमंग सिंगार का पुतला दहन कर विरोध किया। एक पुरानी पेंशन बहाली और लिपिकों की वेतन विसंगति समेत 12 मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठन अब दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों में कर्मचारी CPCT परीक्षा खत्म करने और पेंशन के लिए अधिवार्षिक आयु 33 की जगह 25 करने और कोरोना काल का 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के लिए आउटसोर्स प्रथा बंद करने जैसी मांग शामिल है। महंगाई भत्ता है उसका एरियर नहीं दिया जा रहा। कोरोना काल में जो 18 महीने का महंगाई भत्ता था उसको भी ना पेंशनरों को ना कार्यरत कर्मचारियों को दिया गया है। हमारे संविदा और स्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि अभी सरकार जो है खाली पदों को भरने की कार्रवाई कर रही है। हमारा ये मतलब है कि पहले जो स्थायी कर्मी और संविदा कर्मी हैं और जो पुराने हो चुके हैं उनको नियमित कर दिया जाए, अन्य पदों पर सरकार भर्ती निकाले। अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के गोविंद गुरु बालक छात्रावास में देर शाम पहुंची पुलिस को छात्रों ने घेर लिया। पुलिस थाने में दर्ज मामले को लेकर विवेचना के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावास पहुंची थी। घटनास्थल में नक्शा बनाने और आरोपी से पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को विरोध देखकर बैरंग वापस लौटना पड़ा। कल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर है, उनका वो वीडियो है। उस वीडियो की जो है हम जांच कर रहे हैं, तत्समय क्या परिस्थितियां थी और क्या स्थिति थी, और उसकी जांच के अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। MP के NCC कैडेट्स को जल्द ही दूसरे प्रदेशों की तरह कई तरह के इंसेंटिव मिल सकते हैं, जिसके लिए NCC मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ने एक प्रस्ताव बनाकर MP सरकार को भेजा है, जिसमें MP में भी ज्यादा से ज्यादा कैडेट्स जुड़ सके। आपको बता दें कि फिलहाल MP में कैडेट्स को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले इंसेंटिव का ही लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से आज़ादी का अमृत की महोत्सव की तरह ही अब NCC का जो महोत्सव है वो आज से शुरू हुआ है। आज इसका नगाड़ा बजा दिया गया है। आज के दिन हम विभिन्न कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें सबसे मेजर हमने किया है एक साइक्लोथॉन का रैली का ऑर्गेनाइज़ किया था। साइक्लोथॉन रैली में हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न जगह से 5 डिफरेंट डायरेक्शन से 75 कैडेट्स ने हिस्सा लिया।
भोपाल नगर निगम में रोस्टर सिस्टम होने के बावजूद 30% दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी केवल सालों से वेतन ले रहे हैं, लेकिन सेवाएं नहीं ले रहे हैं। और ये ऐसी गड़बड़ी है जो सालों से जारी है। मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि ये गड़बड़ी भी निगम अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से और कर्मचारियों की मिलीभगत से इसका खुलासा नहीं हो पाता है। इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ता है कि जहां जनता हर प्रकार के कर नगर निगम भोपाल को दे रही है, लेकिन उनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती जो जनता का अधिकार, जो उनका हक है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो कर्मचारी जहां है वहां ड्यूटी करे। अगर कहीं और भी अगर कोई कोताही ध्यान में आएगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कटनी के बरगवां स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में शनिवार की सुबह हुई 8 करोड़ की डकैती हुई थी, जिसमें पुलिस ने 6 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अरेस्ट हुए आरोपियों से जैसे ही मीडिया कर्मियों ने बात की, अरेस्ट हुए एक आरोपी का कहना था कि उसके पास से कोई भी सामान जब्त नहीं हुई है। बता दें कि पुलिस की हिरासत में दोनों आरोपी मंडला जिले के निमास से पकड़े गए हैं। मुरैना जिले के जौरा में पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया। पिछले दिनों हुए लूट के मामले में पुलिस ने 50,000 के लूट का केस दर्ज किया, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि लूट 7 लाख रुपए की हुई थी। इसी मामले को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने एएसपी से मुलाकात की है। रात में हमारा काम चल रहा रेलवे का, बामोर से सबलगढ़ का, उसमें आसन नदी पे हमारी साइड पे अभी लूट हुई है, तो उसी की लूट की आवेदन देने आए थे एसपी साहब को, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और हमारे गार्ड वगैरह जो हैं, जो हमारी लेबर है, वो काम करने में परेशान हो रही है और काम करने से डर रही है, जिस वजह से रेलवे का काम भी डिले हो रहा है। इस चक्कर में एसपी साहब से मिला और उनको बताया कि साहब इसमें एक्शन लिया जाए और आगे इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो। प्रारंभिक पूछताछ में चला है कि इनके जो है सादकीपुर में जो कुछ काम कर चुके हैं, फिर बाद में उनकी हरकतों के कारण इनको निकाल दिया गया था इनके ग्रुप से, और उन्हीं के या उनके द्वारा घटना करवाई गई है, ऐसा पूछताछ में आ रहा है। तो उन लोगों को गिरफ्तार करके शीघ्र इनके जो माल है सरिया वरिया उसको बरामद करें, इसके लिए थाना प्रभारी को मेरी मदद बताई है। आज इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव हुकुमचंद मिल पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों को मिल संबंधित एमआईसी पर लिए गए फैसले पर चर्चा की। दरअसल इंदौर हुकुमचंद मिल मजदूर पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर मजदूरों के जनप्रतिनिधियों ने कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। मिल के मजदूर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी अगर तरफ हमने एक बड़ा कदम उठाया है उसको हल करने का, और मुझे लगता है कि इस बार मजदूरों को उनके हक का पैसा और उनके अधिकार मिलेंगे। उमंग कार्यक्रम के दौरान यह खुलासा हुआ था कि प्रदेश में 13 से 15 की उम्र में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 9.3% के पार है, जिस पर प्रशासन एक्टिव हो गया। कलेक्टर ने मामले में बैठक आयोजित की, जिसमें पुलिस प्रशासन, महिला और बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के सामाजिक न्याय विकास समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा के मुड़पार गांव के ग्रामीणों ने खेतों में, आपको बता दें कि पैरा नहीं जलाने के लिए अभियान शुरू किया है। सरपंच नीरज खूटे के साथ ग्रामीणों ने जागरूकता रैली निकाली। गांव की गलियों घरों में जाकर लोगों को खेतों में पैरा नहीं जलाने, पैरा दान करने के लिए जागरूक किया गया। गली में जा जाके सब कोई मतलब बोले हमान कि पैरा दान करिया और खेत में जला मत, खेत के मतलब पोषण तत्व हमार जथे नहीं कि खत्म हो जाते करके पैरा ला अपन खेत में नहीं जलाना है। जलाए के कारण से जो नुकसान होते है, जमीन भी ला और गाय भी मन जो खाही ते भी नुकसान होगी। ओखर से अपील करे हैं सब जनता अपन सरपंच मिल के, जो महिला हन मितानी वगैरह सब मिल के कि गौठान में पैरा ला दान करे। खेत में पैरा ला जला दिए जाते, जेकर कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होते हैं, उर्वरा क्षमता भी कम हो जाती है। गाँव में घूम के कि सब जनता मन से निवेदन करे हैं कि पैरा ला खेत में ना जलाए, ओला गौठान में दान करे। शहडोल कलेक्टर विकास मिश्रा ने एक 9वीं कक्षा के छात्र रुद्र को एक दिन कलेक्टर बनाकर उसका सपना पूरा किया। कलेक्टर ने छात्र को यह भी समझाया कि कलेक्टर को किस तरह प्रशासनिक जिम्मेदारियां को निभाना पड़ता है। मुझ जैसे बेटे, मेरे बेटे जैसे को उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठा करके
कलेक्टर बनने की जो प्रेरणा दी, एक जो सौगात दी, और परमात्मा का कोटि कोटि प्रणाम सर। परमात्मा के प्रति मैं कृतकृत हूँ कि परमात्मा ने हमको रुद्र जैसे बेटा दे करके हमको कृतार्थ कर दिया। जसपुर में पंडरा पाट के किसानों की तिलहन फसल रमतिल्ला का अब अमेरिका, स्विट्जरलैंड समेत कई ठंड वाले देशों में निर्यात होने लगा है। विदेशों में रमतिल्ला की मांग बढ़ जाने से इसके भाव में काफी बढ़ोतरी हुई है। गुंजा 20 रुपया बिक रहा था, लेकिन अभी 70-75 रुपया बिक रहा है और विदेश जा रहा है। पहले से बहुत अच्छा है, मिसाल भी बहुत अच्छा है और पहले से रेट भी ज़्यादा है। ये फसल बहुत जोर से अमेरिका और यूरोप जा रहा है। इसे विदेशी करेंसी एक्सपोर्ट होने से विदेशी करेंसी भारत को मिलती है। इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। राम तिल की फसल इस साल पानी अच्छा गिरने की वजह से बहुत अच्छी फसल है। हमारे विकास खंड बगीचा में लगभग 6000 हेक्टेयर एरिया में राम तिल की फसल लगाई जाती है। फसल की स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि प्रति हेक्टेयर 5 से 6 कुंटल उपज आने की संभावना है। पक्षियों की पहचान और फोटोग्राफी करने के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन अब पूरे आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम में आए लोगों में वैज्ञानिक कम और आम जनता की मौजूदगी ज्यादा थी। बर्ड काउंटिंग का एक सर्वे चलाया गया। ये अभियान जो है ये राज्य में पहली बार, ये जब से राज्य की स्थापना हुई है पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है। लगभग 10 राज्यों से यहाँ 69 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर एक ई बर्ड जो हमारी वेबसाइट है उसमें इन्होंने अपलोड किया है, जिसका डेटा थोड़े समय में हमें प्राप्त हो जाएगा। 55 प्रजाति ढूंढा है जो जंगली है, मतलब जो पौधे के ऊपर ही पाए जाते हैं। लोग काउंटिंग करते हैं पक्षी कितना आए हैं, कौन कौन से पक्षी आए हैं, और उसको ई बर्ड में चढ़ाते हैं। हम लोगों का टारगेट है कि 20,000 पक्षियों का गणना करें, जिस